फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से आप सभी के साथ क्लास 12th एनआईएस की एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुगल शासन की स्थापना। देखो, ये वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं अपने एनआईएस के बोर्ड में। ठीक है, तो बच्चों देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा हमारा एनआईएस से 10th या 12th करना चाहता है और उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहता है, तो आप इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों और यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं मैं बहुत बड़े अमाउंट चार्ज करता हूँ। ठीक है, जो भी आपका जो एनआईएस की फ़ीस होती है उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेता। जो मेरी फ़ीस होती है बच्चों मेन, वो मेरी पढ़ाने की फ़ीस होती है। ठीक है, पढ़ाने की फ़ीस मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं आपको कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। बहुत सारी वीडियो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो कम ही मिलती है और एनआईएस की इधर उधर की फालतू की वीडियोस बहुत मिलती है। तो बच्चों पढ़ाई करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। ठीक है, और बाबर ने 1501 में बादशाह की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी बच्चों? बादशाह। मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। और इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? बादशाह की उपाधि ली थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? देखिए, बाबर जो मूल रूप से था वो कहाँ का था? मध्य एशिया का था। ठीक है, और मध्य एशिया में परिस्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। वहाँ पे बार बार बाबर को हार का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इससे तंग आकर के बाबर क्या होता है, भारत की तरफ आता है। और उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अस्थिर राजनीति थी। ठीक है, भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो क्या थी? अस्थिर थी। इसीलिए इसका फायदा उठा करके बाबर ने भारत में अपना क्या करा, पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वो भारत की तरफ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबर ने भारत में युद्ध की कौन सी नवीन पद्धति को जन्म दिया? देखिए, कोई भाई बाहर से आ रहा है और भारत में इस्टेब्लिश हो गया, भारत में जीत रहा है युद्ध, अगले ही हर युद्ध जीत रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बाबर के पास ना युद्ध की एक नई टेक्निक थी। एक तो भाई तुलुगिया युद्ध प्रणाली थी। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चंस में भी आएगा, समझिएगा इसे। बाबर भारत के अंदर आता है तो युद्ध की दो नई तकनीक लेकर के आता है। एक तो तुलुगिया युद्ध प्रणाली और दूसरा बारूद का प्रयोग। ठीक है, तो ये क्या है भाई? तुलुगिया युद्ध प्रणाली क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये अपोजिशन की आर्मी खड़ी है। ठीक है, बाबर क्या करता था, ये सीधा अटैक नहीं करता था। वे क्या करता था, अपनी आर्मी से एक राइट साइड से अटैक करवाएगा, एक लेफ्ट साइड से, और थोड़ी सी आर्मी को सामने से अटैक करवाता था। ये जो युद्ध की पूरी टेक्निक है, इस टेक्निक को बोलते थे हम तुलुगिया युद्ध प्रणाली। ठीक है, और जो दूसरा था बारूद का प्रयोग, भारत में पहली बार तोप वगैरह का यूज किसने करा था? बाबर ने किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आए वीडियो में तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो देखो, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को सबसे पहले जो समस्या का सामना करना पड़ा, जो उसके अभिजात्य थे, नीचे के जो अधिकारी थे, कमांडर थे, वो वापस मध्य एशिया जाना चाहते थे। ठीक है, जो उनके अभिजात्य और कमांडर्स थे, सैनिक कमांडर, वो वापस अपने मूल देश मध्य एशिया जाना चाहते थे। दूसरा क्या हुआ, जो भारत के जो पहले से राजपूत राजा थे, वो राणा सांगा के नेतृत्व में क्या हो गए, संगठित होने लगे, एकजुट होने लग गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किन कारणों से बाबर को मध्य एशिया छोड़ करके भारत की तरफ ध्यान करना पड़ा? मैंने बताया था बाबर मूल रूप से कहाँ का था? मध्य एशिया का था। ठीक है, उसे बार बार वहां पे हार का सामना करना पड़ा था, और भारत के अंदर जो पहले से राजा थे वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, मतलब भारत की राजनीतिक अस्थिरता थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, बाबर को फायदा मिला, बाबर के पास नई युद्ध टेक्निक थी, कौशल था। ठीक है, तो देखो, मध्य एशिया में उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। उसने समरकंद को जीतने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं रहा। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, ट्रांसकोनिया के उज्बेक लोग थे वो, और ईरान के सफावी लोग, इन्होंने क्या करा, उज्बेकों और सफावी लोगों ने उसके मार्ग में क्या पैदा करी? कठिनाइयाँ पैदा करी। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। जो चीज़ समझ ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर के भारत में आगमन का राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो भारत में अब जो बाबर आता है तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। तो बाबर ने भारत में युद्ध की नई शैली लेकर के आए, ठीक है, जिसे तुलुगमा युद्ध प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा लोधियों और राजपूतों के विरुद्ध इसे सफलता मिली बाबर को। बाबर के आगमन से भारत में राजनीतिक स्थिरता आई, ठीक है। उससे पहले राजनीतिक अस्थिरता चलती आ रही थी। उसने राजपद की प्रतिष्ठा देश में ही नहीं विदेशों में भी फैलाई, ठीक है, भारत का नाम फैलाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बाबर की सफलता के क्या कारण थे। तो भाई भारत के अंदर बाबर इतना सफल क्यों हुआ। तो भारत में बाबर की सफलता के अनेक कारण थे। बाबर स्वयं में एक कुशल सेनापति भी था और उसे युद्ध कौशल आते थे, नए नए युद्ध के टेक्निक आते थे, ठीक है। वह विषम परिस्थितियों में विचलित नहीं होता था, मतलब खराब परिस्थितियों में वो परेशान नहीं होता था, शांति से काम लेता था। उसने एक नवीन युद्ध प्रणाली को तकनीक को अपनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजपूतों ने कौन से दो शासकों को राजपूताना के कौन से दो शासकों ने बाबर को हराया था। तो देखो बाबर को पहले तो राणा सांगा ने हराया था और दूसरा मेदिनी राम ने हराया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, क्योंकि राजपूत इंडियन राजा ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेरशाह को पराजित करने में हुमायूं असफल क्यों रहा। देखो शेरशाह जो था ना, ये मूल रूप से बिहार का राजा था। बिहार में बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। तो हुमायूं जो था शेरशाह को पराजित करने में असफल इसलिए रहा था क्योंकि जो हुमायूं का छोटा भाई था ना, हुमायूं का जो छोटा भाई था उसका नाम था हिलंद मिर्जा। और जो ये हिलंद मिर्जा जो होता है ये क्या कहता है, हुमायूं के जो दरबार में ना ये सेना के लिए उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, तलवार वगैरह जो भी उपकरण होते हैं वो यही लाता था। पर इसने क्या करा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हुमायूं की सेना को शेरशाह की सेना से क्या करना पड़ा, हार का मुंह सामना देखना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, अफगानियों के नेतृत्व में नेता के रूप में शेरशाह कैसे उभरा। तो देखो शेरशाह एक महान रण कौशल युक्त योग्य सैनिक कमांडर था। एक तो इसको पूरी युद्ध की टेक्निक वगैरह अच्छी आती थी। हुमायूं को हराने के बाद वह अफगानियों का नायक बनकर के सामने आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शेरशाह के शासन के अधीन शामिल प्रदेशों की सूची बनाइए। तो देखो शेरशाह ने अपने अधीन जो जीतता गया तो कौन कौन से राज्यों को मिला था, मालवा हो गया, राजपूताना राजस्थान वाला एरिया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया और बंगाल। इन पूरे इलाकों को शेरशाह ने जीता था, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह की दो उपलब्धियों उल्लेखनीय सफलताओं के बारे में बताना है। तो शेरशाह की पहली जो उपलब्धि थी, सरकार और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासकों की व्यवस्था करी थी इसने। और ग्रैंड ट्रक रोड, ये जो अभी भी ग्रैंड ट्रक रोड, ठीक है, जीटी रोड के नाम से फेमस है, ये लाहौर से कलकत्ता तक की रोड है, ठीक है। इसको बनाने का श्रेय भी भारत के अंदर कहा जाता है, नहर भी बहुत सारे इस्टेब्लिश करे थे शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द्वितीय अफगानी साम्राज्य काल से आप क्या समझते हैं। तो देखो 1540 में शेरशाह ने भारत पर दोबारा अफगानी शासन स्थापित कर 15 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि को, इस पूरे पीरियड को द्वितीय अफगानी साम्राज्य काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता बताओ। तो देखो भू राजस्व का मतलब होता है बच्चों लैंड रेवेन्यू, भूमि से जो आने वाला राजस्व होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। तो शेरशाह अपनी वित्तीय व्यवस्था के विषय में बहुत प्रसिद्ध था। उसने अपने समय में लगान के वर्तमान तरीके को छोड़ करके एक नई टेक्निक, मतलब जो टैक्स की जो पुरानी टेक्निक थी उसको ख़त्म करके एक नई तकनीक, नई प्रणाली को शुरू करा। भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया। उपज का तिहाई भाग, मतलब जितना भी टोटल उपज होगा उसका तीसरा भाग टैक्स के रूप में राज्य को देना होगा, ठीक है, फिक्स कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, शेरशाह का वास्तविक नाम शेर खान था। शेरशाह उसे उपाधि के रूप में मिली थी। यह उपाधि उसे कब मिली। तो देखो चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात अर्थात 1540 में शेर खां को शेरशाह की उपाधि प्रदान की गई। जैसे बाबर ने पातशाह की उपाधि ली थी, ठीक है, वैसे ही चौसा का जो युद्ध जीतने के बाद 1540 में
शेर खां जो थे उनको शेर शाह की उपाधि दी गई, ठीक है। वह दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पानीपत के दूसरे युद्ध में क्या परिणाम हुआ। तो जो पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, युद्ध में मुगल की विजय हुई और मुगल साम्राज्य पुनः स्थापित हुआ, ठीक है। मुगल जो साम्राज्य था वो दोबारा से स्थापित हुआ, ठीक है। शेर शाह ने हुमायूं को हरा करके मुगल साम्राज्य खत्म करके अफगानियों का शासन लाया। इस युद्ध में मुगलों की प्रतिष्ठा बढ़ गई और आर्थिक स्थिरता क्या हुई, सुदृढ़ हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अकबर के राज सिंहासन के समय भारत में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां मौजूद थी। जब अकबर राजगद्दी पर बैठा उस समय भारत में कौन कौन सी शक्तियां थी, तो राजपूताना थी, अफगानी थी, अहमदनगर था, काबुल था, कांधार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, किस महिला शासक ने मुगलों से युद्ध किया और उसने किस प्रदेश पर राज किया था। तो चांद बीवी ने मुगलों के साथ युद्ध किया था और उसने अहमदनगर पर राज किया था, ठीक है। अहमदनगर की शासक थी चांद बीवी जो थी। क्वेश्चन नंबर 19 अपना, किन राजपूत शासकों ने अकबर को चुनौती दी और एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्ब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है अपना, किन राजपूत शासकों ने अकबर को चुनौती दी और हथियार नहीं डाले, ठीक है। कौन कौन से ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर को चुनौती दी और अकबर के सामने हथियार नहीं डाले। तो देखो, मेवाड़ के राजपूत शासक राणा प्रताप ने अकबर को चुनौती दी और उसके समक्ष हथियार डालने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। आत्मसमर्पण करने से इनकार। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, अकबर बैरम खां से क्यों मुक्त होना चाहता था। तो देखिए, बैरम खां ने अकबर के अनेक कार्यों में सहायता की जिसके कारण वह अभिमानी हो गया था, ठीक है। वह राज दरबारों के सिया मुसलमानों का पक्ष लेने लगा था जिससे गुटबाजी की संभावना हो गई थी। राज दरबार के अंदर गुटबाजी हो गई थी और सुन्नी मुसलमान अमीर उससे नाराज होते रहते थे, ठीक है। इसलिए बैरम खां से नाराज था अकबर। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, अकबर की दमन की नीति की 2 राजनीतिक उद्देश्य बताओ। तो अकबर की जो दमन की नीति थी उसके 2 उद्देश्य क्या थे। उत्तर भारत को विजय करने के पश्चात अकबर दक्षिण में मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। उत्तर भारत जीतने के बाद दक्षिण में जाना चाहता था। अकबर गुजरात के बंदरगाहों को जाने वाले जो व्यापारिक मार्ग थे उनको सुरक्षित रखना चाहता था जिससे गुजरात, मालवा और खानदेश में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, दीन इलाही के 2 सिद्धांत बताइए। तो देखो, ईश्वर एक है, अकबर उसका सर्वोच्च पैगंबर है, ठीक है। दीन इलाही के अनुयायी अपना भी आपस में अभिनंदन हेतु अल्लाह हो अकबर और जल्ले जलाहू कहते थे, ठीक है। तो ये बच्चों वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको समस्या लगती है, कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत है आपको पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है बच्चों या लगती है कि वीडियो में किसी चीज़ की कमी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और PDF चाहिए आपको नोट्स के बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर के, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।